हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रेट एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये चाहे आप एल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या एल सेकंड की, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडल टेस्ट पेपर एज इट इज जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है उसी के आधार पर है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो पहुंचना चाहिए। उनकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चलनी चाहिए। कमेंट आपको जरूर करना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, विकास चलता है की ओर बढ़ती है, किस तरफ बढ़ता है विकास? तो देखिए, विकास जो होता है वो पहले सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक का विकास है वो सामान्य से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे विशेष की ओर अग्रसर होता है। तो सामान्य से विशेष की ओर बालक का विकास चलता है। अगला प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये कथन किसका है? तो देखिए, जो विकास है जीव और उसके वातावरण के बीच में अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये दिया था इस पे स्किनर का ये कथन है कि जो विकास है वो जीव और वातावरण के बीच जो अंतरक्रिया होती है ना, उसी का प्रतिफल है। ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। हरलोक का क्या स्टेटमेंट था? तो आप ध्यान से सुनिएगा। हरलोक ने कहा था कि जो विकास के नवीन विशेषताएं और नवीन जो योग्यताएं हैं ना, वो प्रकट होती है इसके द्वारा, विकास के द्वारा। तो ये हरलोक का भी इंपॉर्टेंट है। सोरेंस ने दिया था कि विकास परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जिसमें क्या गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ये जो होता है विकास। तो विकास के बारे में सोरेंस की परिभाषा मैंने आपको बताई, हरलोक की बताई, और जो ये परिभाषा ये किसने दी थी? स्किनर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मानव व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं वंशानुक्रम का फल है, वातावरण का फल है, या फिर किसका फल है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। बिल्कुल, जो मानव व्यवहार है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही तो गुणनफल होता है मानव व्यवहार। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर दोनों का ही प्रभाव होता है, अंतःक्रिया होती है दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम से। तो दोनों का ही प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो देखिए, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। 8 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था दी गई है इसमें? तो 8 अवस्थाएं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उन्होंने पहली बताई थी विश्वास बनाम अविश्वास, एक अवस्था ये उन्होंने बताई थी। कौन सी एज में? तो शैशवावस्था के समय ये बताई थी, विश्वास बनाम अविश्वास। उनके उसके बाद में उन्होंने बताई थी स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता, ये बताई थी। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था उन्होंने बताई थी। फिर उन्होंने बताया था पहल बनाम अपराध बोध, तो ये अवस्था बताई थी 4 से 6 वर्ष। खेल अवस्था जो होती है ना, उस समय इन्होंने बताई थी। फिर उसके बाद में बताई थी परिश्रम बनाम हीनता, वो बाल्यावस्था की अवस्था है। फिर अहम जो होती है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यानी किशोरावस्था की जो अवस्था होती है ना, वो बताई थी। अगली बताई थी घनिष्ठता बनाम विलंघन, यानी जो वयस्क अवस्था हो जाती है वो, यानी स्टार्टिंग की वयस्क अवस्था। उसके बाद में जननात्मक बनाम प्रतिरोध जो बताई थी, वो मध्य अवस्था वयस्क अवस्था बताई थी, 30 से 65 साल की अवस्था। और अंतिम उन्होंने बताई थी अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा, यानी परिपक्वता, यानी 65 वर्ष से अधिक की जो आई है ना, वो बताई। तो इसमें कौन सी जो मनोसामाजिक अवस्था नहीं है पूछा है इसमें? देखिए, तो ये 3 तो उन्होंने बताई है बिल्कुल, लेकिन पहचान बनाम भूमिका संभांति ये इन्होंने नहीं बताई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुकूलन, अडेप्टेशन उसे कहते हैं। पियाजे के अनुसार कि जो वातावरण में बच्चा समायोजन करना सीखता है, अनुकूलन करता है, उसकी उन्होंने दो उपक्रियाएं बताई है अनुकूलन की। कौन कौन सी? एक आत्मसातकरण और एक बताया था समायोजन। तो ये दो प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी अनुकूलन के लिए। किसने? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन प्रतिक्रियाओं को संतोषजनक प्रभाव से पालन किया जाता है वे सीखी जा सकती हैं, यह क्या होता है? तो ये जो होता है वो प्रभाव का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा सीखने के नियम पर यह आधारित होती हैं। तो ये इसका प्रभाव किस पर? संतोषजनक प्रभाव से पालन किया जाता है प्रतिक्रियाओं का। तो प्रभाव का नियम इस पर लागू होता है, थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया था। इसमें किसी कार्य या अनुक्रिया को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। तो इसमें जो प्रभाव है वो व्यक्ति में संतोषजनक है और उसको व्यक्ति संतोषजनक तरीके से सीख लेता है। तो इस प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक का नियम है। किसका? प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक, क्योंकि ये नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते की लार के अनुबंधन में पावलाव के प्रयोगों में CS क्या था? तो CS था अनुबंधित उद्दीपक था। CS यानी कंडीशनेड स्टिम्युलस था, अनुबंधित उद्दीपक जिसे हम कहते हैं। इसे स्वाभाविक उद्दीपक ही कहते हैं। तो देखिए, जब घंटी की आवाज आती है ना, तब स्वतः ही उसकी लार टपकनी स्टार्ट हो जाती है। तो पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, तो उसके सामने भोजन परोसा जाता था और रोज यही चलता रहा। जैसे ही घंटी बजी तो उस कुत्ते की लार टपकनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये पावलाव ने जो CS बोला था, अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस बताया था, इसमें घंटी की आवाज से ही लार का टपकना ये होता है। तो घंटी की आवाज ही क्या थी? स्टिमुलस उद्दीपक था। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति के हाथ से जुड़ा है, क्या जुड़ा है? तो देखिए, ये एक कौन सा विकार है, कौन सा इसमें आता है? तो देखिए, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर चाक्षुष स्मृति के हाथ से जुड़ा होता है। तो ये कौन सी वो होती है? तो इसमें देखिए, पढ़ने में अक्षमता को ये दर्शाता है। तो इसे कौन सी वो कहेंगे अक्षमता? तो इसे डिसलेक्सिया कहेंगे। डिसलेक्सिया कहा जाता है, जो पढ़ने के संबंध में होता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में अक्षमता को दर्शाता है, कठिनाई अनुभव करता है। तो डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अविकार हैं, देखिए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता क्या होगी? अधिगम की विशेषता, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सतत प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है, एकदम सही है। तो देखिए, सभी विशेषताएं किसकी है? अधिगम की है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण योग्य है। अधिगम में अनुकूलन संभव होता है और अधिगम एक सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही तरीके की प्रक्रिया है। तो अधिगम सक्रिय प्रक्रिया भी है, उद्देश्यपूर्ण भी है, लक्ष्य केंद्रित भी है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये किसकी? अधिगम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में से कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है? तो ये कौन सी वक्र, कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है, देखिए, वर्धमान निष्पादन जो वक्र होता है उसमें बच्चा पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे सीखता है, उसके बाद में जो उसकी सीखने की गति है वो तीव्र हो जाती है, यानी अधिगम जो वक्र है वो तेजी से ऊपर उड़ जाता है। तो ये वर्धमान निष्पादन, या फिर इसको हम धनात्मक वक्र भी कह सकते हैं। धनात्मक वक्र भी से ही कहा जाता है कि पहले तो ग्राफ ऐसे चल रहा होता है और फिर अचानक से ऊपर उड़ जाता है। तो ये वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाता है। अगला है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है वो किसका परीक्षण करता है? तो सामान्य तत्व का ये इसमें मापन किया जाता है। जो है इस विधि का, इस परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जेसी रेविन के द्वारा इसका जेसी रेविन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था।
इसके प्रतिपादक हैं जेसी रेविन, कब 1936 में, ये याद रखना है। इस परीक्षण में क्या होता है, बुद्धि सिद्धांत के जी कारक यानी सामान्य फैक्टर जो होते हैं उनका मापन किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वो है थर्स्टन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने 1938 में बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और थर्स्टन ने अपनी बुक जो थी प्राथमिक मानसिक योग्यता, इसमें 7 योग्यताओं का उल्लेख उन्होंने किया है। इनकी बुक देखें, अगर शॉर्ट में देखें तो PMA, प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये आपको ध्यान में रखनी है। थर्स्टन की बुक है ये। इसमें इन्होंने 7 प्रधान योग्यताओं के बारे में बताया है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, उसी के साथ में बताया था तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, और एक और बताया था प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षमता। तो ये सभी किसने, थर्स्टन के द्वारा ये बताई गई थी बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। TAT परीक्षण में कुल कितने कार्ड की संख्या होती है, तो TAT परीक्षण मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है वो होता है TAT। इसके अंदर टोटल अगर कार्ड देखें तो टोटल कार्ड कितने होंगे, 31 कार्ड इसमें होते हैं। इस परीक्षण का TAT परीक्षण का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, मॉर्गन व मुरे के द्वारा। इसका प्रतिपादन किया गया था मॉर्गन व मुरे के द्वारा। इसका प्रतिपादन 1935 में किसके द्वारा, मॉर्गन व मुरे के द्वारा किया गया था। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड होते हैं वो चित्रित यानी कलरफुल होते हैं, और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। ये कौन सी विधि है, तो देखिए ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रक्षेपी विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन आप सभी को पता होगा किसने किया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने जो इसमें व्यक्तिगत जो सिद्धांत है इसमें टोटल इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा था। एक था चेतन मन, सिगमंड फ्राइड ने बताए थे चेतन मन, अर्ध चेतन मन, और एक अर्ध चेतन, और एक था अचेतन मन। 3 इन्होंने जो अवस्थाएं इनकी व्यवहार में परिवर्तन की बताई थी वो 3 बताई थी। उसी के साथ में अगर व्यवहार क्रियाओं के बारे में इन्होंने 3 तत्व बताए थे, ये भी आपको ध्यान में ही होगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड ने। एक बताया था इदम, इदम यानी कि ID। एक बताया था अहम, ईगो, ईजियो, और एक बताया था परा अहम यानी सुपर ईगो, परा अहम, सुपर ईगो। इन्होंने ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी व्यवहार में व्यवहार की क्रियाओं के फलस्वरूप। तो ये सिगमंड फ्राइड के पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय है। तो समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय प्रतिगमन होगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन होगा, तादात्म्यकरण या प्रक्षेपण। तो बिल्कुल जो लक्ष्य प्रतिस्थापन है वो समायोजन का एक तरीका है कि अपने लक्ष्य को कहीं और प्रतिस्थापित किया जाए। तो लक्ष्य परिवर्तन समायोजन का ये प्रत्यक्ष उपाय है लक्ष्य प्रतिस्थापन। उसी के साथ में बाधा निवारण भी हो सकता है, जैसे किसी अन्य उपाय की खोज कर लेना उसके स्थान पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तो अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा, कौन से अभिप्रेरणा के मोस्टली अगर देखें तो 3 इन्होंने आधारभूत तत्व बताए थे। एक था नीड यानी आवश्यकता, एक ड्राइव मतलब चालक, प्रणोद, अंतर्नोद जो होते हैं वो ड्राइव, और एक बताया था इंसेंटिव या फिर गोल यानी प्रोत्साहन और लक्ष्य। तो 3 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण थी अभिप्रेरणा की। इसके लिए 3 आधारभूत तत्व अभिप्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण, एक आवश्यकता होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, दूसरा उसको पाने के लिए ड्राइव यानी प्रणोद होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्त चाहिए। तो ये 3 बताए थे, इसमें आवश्यकता है, प्रणोद है,
प्रोत्साहन है, परंतु दबाव अभिप्रेरणा के लिए मैं कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। ये कथन किसने दिया था? तो देखिए, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं, उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो ये परिभाषा देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो गेट्स और अन्य की, जैसे क्रो एंड क्रो की, ये काफी सारे विद्वान हैं जिनकी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन विधि का निर्माण किया गया है। तो प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट विधि का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, इनके द्वारा प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया गया था किलपैट्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंधे बालकों को शिक्षण प्रदान करने की पद्धति क्या होती है? तो जो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार अगर देखें तो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार 1821 में इसका आविष्कार किया था। इसमें अगर टोटल देखें, इसमें 6 बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट डॉट्स होते हैं। जैसे एक होता है बोर्ड, उसके ऊपर उखरे हुए यानी उभरे हुए डॉट्स होते हैं, तो उन डॉट को टच करके पता चल जाता है कि कौन सा अक्षर है। आयताकार रूप से ये होता है, 6 डॉट पॉइंट होते हैं इसमें। तो इसका आविष्कार 1821 में लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण क्या है? तो बाल अपराध का कारण समृद्ध परिवार, सहानुभूतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण, परिवार में आपसी सहमति से कार्य करना, या माता पिता में अनबन होना। बिल्कुल बाल अपराध का यही तो कारण है कि माता पिता में अनबन या कलह होती है, उससे बच्चे मतलब गलत रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि उनके वातावरण में वो चीज वो देखता है, तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। उसका आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है। असुरक्षा की भावना से भी बच्चा मतलब अपराध की प्रवृत्ति अपना सकता है। उसी के साथ में बेरोजगारी, बुरी संगति, भूखमरी, या फिर विद्यालय में भी अगर दोषपूर्ण वातावरण होता है तो बच्चा वो अपना लेता है। तो स्पेशली ध्यान रखना है आपको, बाल अपराध को हमें मतलब बच्चों के सामने कुछ भी गलत चीज करने से सभी को कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना बच्चों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों की एक विशेष लक्षण है। तो सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण प्रबल जिज्ञासी होते हैं। बिल्कुल समायोजन के प्रति जागरूक नहीं। गतिशील चिंतन का अभाव होता है, ये भी गलत है। समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, बिल्कुल नहीं। सृजनशील बालक होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, प्रबल जिज्ञासु होते हैं। वो अपसारी चिंतन उनमें होता है, मतलब विचारों में प्रभावहीनता होती है, उनमें समायोजन के प्रति वो जागरूक होते हैं, और जो समस्याएं होती हैं उनके प्रति सजगता होती है उनमें। मतलब गतिशील बच्चा होता है, बहुत ही एक्टिव बच्चा होता है, प्रबल जिज्ञासी होता है सृजनशील बालक। अगला है, शिक्षण के हस्तक्षेप चर में सम्मिलित है। तो शिक्षण के हस्तक्षेप चर है उसमें टोटल कितने चर बताए हैं? तो देखिए, एक स्वतंत्र चर है, जो स्वतंत्र चर क्या होगा? शिक्षक होगा। उसी के साथ में आश्रित चर क्या होगा? विद्यार्थी होगा। और एक क्या था? मध्यस्थ चर क्या होगा? विधि व पाठ्य वस्तु होगी। तो स्वतंत्र चर कौन सा होगा? शिक्षक होगा ऑब्वियसली। स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर, या फिर पूछा है तो शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम, ये हस्तक्षेप चर होगा बिल्कुल छात्र। और ये तो कौन से चर होंगे? स्वतंत्र और आश्रित चर होंगे। हस्तक्षेप या फिर मध्यस्थ चर जिसे कहते हैं हस्तक्षेप चर, वो क्या होगा? विधि या पाठ्य वस्तु, या फिर जो शिक्षण विद्या और पाठ्य वस्तु होती हैं वो हस्तक्षेप चर में आती हैं। छात्र किस में आता है? छात्र आता है आश्रित चर में, और शिक्षक किस में आता है? स्वतंत्र चर में। तो ये पॉइंट ध्यान में। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि उन्हीं विद्यार्थियों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक मूल्यांकन का कौन सा तरीका है? तो देखिए, बार बार वही परिणाम अगर प्राप्त होता है तो ये जो मूल्यांकन का जो है विशेषता, ये किसके? विश्वसनीय मूल्यांकन होगा ये, क्योंकि बार बार चेक करने पर भी रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, तो वो विश्वसनीय परीक्षण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विश्वसनीय, सी।
अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है। तो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है वो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां जो होती है ना उन दोनों को दर्शाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE इसमें निरंतरता होती है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों को इसमें दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है योजना का चरण, समस्या का चरण, समस्या का ज्ञान या फिर प्रमाणों का संकलन या परिणामों का सूचना। तो देखिए जो समस्या का एंडरसन ने मोस्टली देखिए मैं पहले आपको बता देती हूँ एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के टोटल 7 चरण बताए थे जिसमें पहला चरण था समस्या का ज्ञान। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में ही आपके सामने पहले ही दिया गया है तो बिल्कुल आंसर तो यही होगा। अभी 7 चरण कौन कौन से बताए थे, एक समस्या का ज्ञान बताया था, उसके बाद में कार्य के प्रति जो प्रस्ताव है उन पर विचार विमर्श का बताया था, नेक्स्ट उन्होंने बताया था योजना का चयन करना, उनका निर्माण करना ये बताया था, फिर उसके बाद में तथ्य चयन की विधियों का निर्माण बताया, नेक्स्ट बताया था योजना का क्रियान्वयन और प्रमाणों का संकलन बताया था, फिर तथ्यों के आधार पर उनका निष्कर्ष बताया था और नेक्स्ट सबसे लास्ट बताया था दूसरों के परिणामों की सूचना बताया था। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक चरण इन्होंने ये बताया था एंडरसन ने किसका, क्रियात्मक अनुसंधान का। अगला प्रश्न है RTE 2009 का कौन सी विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को उल्लेखित करती है। तो RTE जो है वो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है इसमें कौन सी धारा है जो कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को उल्लेखित करती है। तो बिल्कुल RTE एक्ट है उसमें धारा 21 जो है ना वो ये विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC की जो रूपरेखा वो उसकी गठन का उल्लेख करती है। कौन सी धारा, धारा 21 SMC के गठन का। अगला प्रश्न है NCE 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो NCE 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कौन सी होनी चाहिए, तानाशाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर शिक्षक तानाशाह होगा तो बच्चों पर क्या होगा, अनुमोदक भी नहीं होना चाहिए, आधिकारिक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुविधा दाता के रूप में वो होना चाहिए शिक्षक, सरलीकृत कर्ता के रूप में होना चाहिए, छात्रों की मदद करने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ उसे स्वयं उस चीज का ज्ञान होना चाहिए जिसके बारे में वो बच्चों को बता रहा है। तो राइट आंसर सुविधादाता होता है शिक्षक NCE 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक चिंतन की विशेषता नहीं है। तो चिंतन की विशेषता कौन सी, चिंतन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल चिंतन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित नहीं होती, गलत है। चिंतन में गत अनुभूति जो होती है वो सम्मिलित होती है, इसमें दिया गया नहीं होती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, बिल्कुल चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार होता है, एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीखने के प्रतिफल हैं। सीखने के प्रतिफल कौन कौन से हैं। तो सीखने के प्रतिफल ये वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल सीखने के प्रतिफल यही तो होते हैं कि शिक्षार्थी किसी पाठ्यक्रम के अंत में जो प्राप्त कर लेता है उसको प्रदर्शित उसे करना चाहिए। तो यही तो सीखने का प्रतिफल होता है, लर्निंग आउटकम्स जिसे हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जांच बिंदु होती है, उसमें कक्षा के शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपनी आकलन यानी प्रगति का आकलन करते हैं, जिसकी गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से इसे मापा जाता है कि कितना उसमें क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ, कितना उसने सीखा है, लर्निंग आउटकम्स जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। शिक्षार्थी संप्रेषण कौशल पर आधारित होता है, ये गलत हो जाएगा। ये प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थी के प्रदर्शन की अपेक्षा होती है, बिल्कुल ये तो गलत एकदम। नेगेटिव कोई भी चीज आए वो आपको देखिए, एक तो साइकोलॉजी का यही रूल है, अगर नेगेटिव आपको दिख रहा है तो वो कतई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी में जो आंसर होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। बच्चे की पॉजिटिव चीजों को सोचकर हमें आंसर टिक करना है। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग आपको गलत करना ही नहीं है, फिर भी आप अगर सोचते हैं तो कि कंफ्यूज हैं तो जिसमें बच्चे का पॉजिटिव दिख रहा है ना वही आंसर उसमें निकलता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किसके द्वारा, स्किनर की महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये स्किनर के द्वारा दी गई थी।
स्टीफन की भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक की क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। ये परिभाषा दी थी स्टीफन ने। पील की परिभाषा अगर आप पूछे तो छोटी सी परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? पील ने कहा था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है। चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल सेकंड, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक और नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।